जान मोहम्मद साहब, टीवी एशिया पर आपका हम स्वागत, आपका खैर मकदम करते हैं। और आपने बहुत सी फिल्में बनाई हैं, डायरेक्ट की, कुछ प्रोड्यूस भी की हैं, लेकिन आपका पहला शौक हमेशा रहा है कैमरामैन का। जी। तो कब से आप इसी करियर में हैं? मैंने फिल्म लाइन जब ज्वाइन की तो 1962 आई ज्वाइन द कैमरा डिपार्टमेंट एज एन अप्रेंटिस। करते करते कैमरामैन से प्रोड्यूसर हुए, प्रोड्यूसर से डायरेक्टर हुए। आज जो है, आज भी कोशिश यही होती है कि अगर कोई अच्छा बेहतर कैमरामैन हमें ना मिले तो उसको, उस फिल्म को खुद ही मैं फोटोग्राफ करता हूँ अब भी। और रिसेंटली भी जो आखिर फिल्में कुछ की मैंने, हालांकि गैप गैप से करता रहता हूँ मैं फोटोग्राफ। तकरीबन अगर मैंने 5 फिल्में की तो 4 फिल्मों में जरूर फोटोग्राफी का अवार्ड लिया हुआ मैंने। और कैमरामैनशिप की बात कर रहे हैं आप, 35 मिलीमीटर पे फिल्मिंग करते हैं जी। और कभी ऐसा नहीं हुआ कि 60 मिलीमीटर को ब्लो अप किया हुआ? नहीं, हमारे यहाँ हमने नहीं, किसी ने भी ऐसा नहीं किया। 35 की फिल्म में 35 पे शूट की हुई। ये एक्सपेरिमेंट नहीं किया कि 16 पे करके तो ब्लो अप कर किया जाए, बिकॉज हमारे अपने यहाँ भी ये फैसिलिटी नहीं है और कहीं और से भी ये फैसिलिटी को हमने इस्तेमाल नहीं किया। ओके, 35 से 35 पे जाते हैं। 70 पे सिनेमास्कोप अगर है तो सिनेमास्कोप पे शूट करके सिनेमास्कोप पे रिलीज की जाती है हमारे यहाँ फिल्म। तो आपने पहले काफ़ी देर तक कैमरामैन की हैसियत से काम किया, फिर डायरेक्टर बने। पहली कौन सी फिल्म थी जो आपने डायरेक्ट की? पहली फिल्म एज ए डायरेक्टर थी मेरी देखा जाएगा। देखा जाएगा? देखा जाएगा, वो एक लाइट कॉमेडी रोमांटिक फिल्म थी। वो इसलिए तो नहीं कि चलो इस काम में पड़ गए अब देखा जाएगा क्या होगा। बिल्कुल, ये भी एक फैक्ट है। ये एग्जैक्ट थी ना, टाइटल के पीछे जो भी बात है वो पहुंच गई आप उसकी। यही बात थी कि देखा जाएगा। क्या टाइटल आपने चुना था? हाँ, ज्यादातर मेरी फिल्मों के टाइटल मैं खुद ही रखता हूँ। तभी सभी है, कोई हांगकांग की शोले, कोई मनीला की बिजलियां, कोई मनीला के जानबाज हैं। हाँ, तो ये कोई चोरों का बादशाह है, कोई सबके बाप हैं, जो लेटेस्ट फिल्म है अभी पाकिस्तान में ईद पे रिलीज हुई हो। तो इसका क्या रीजन है, नाम क्यों ऐसे रखा? नाम ऐसे कि इसमें एक रिदम है, ये सब नामों में एक रिदम है, तो उस रिदम को मैं नहीं छोड़ना चाहता कि वो लगता है कि वो डेफिनेट हो के एक बीट पे जो है ना सारे नाम रखे गए हैं। और फिर वो मुल्कों के नाम, सिटीज नाम। हाँ, वो क्या है कि जितनी फिल्में तकरीबन मैंने ये 80s और 90s तक में बनाई है, तकरीबन ये पाकिस्तान से अब्रॉड शूट की फिल्म है। तो जिन जिन मुल्कों में जाके हमने शूट किया तो वैसा नाम उसके मुताबिक रखा गया, तो बाहर के ताकि लोगों को आसानी से बजाय हमसे कहें कि ये फिल्म वहाँ बनी, ये फिल्म वहाँ बनी, तो बिल्कुल नाम से लोग खुद ही समझ जाएंगे कि बैंकॉक में बनी है, मनीला में बनी है, ये किस मुल्क में बनी। तो ये इससे कॉस्ट बहुत ज़्यादा नहीं आती है कि बाहर के मुल्क में जाकर आप शूट करते हैं? यहाँ इसमें कॉस्ट का ये कि कॉस्ट सेव भी होती साथ साथ, क्योंकि जब ऐसे प्रोजेक्ट्स होते हैं उसमें को प्रोड्यूसर भी होता है, वो उस मुल्क का होता है जहाँ पर हम शूट करते हैं, तो काफ़ी कॉस्ट जो है वो बेयर करता है, तो नेचुरली वो डिवाइड हो जाती है कॉस्ट जो है। जब आप जाते हैं मुल्कों में, अपनी लोकेशन पे जाते हैं अब्रॉड, क्या पहले जैसे कि करते हैं यहाँ के वेस्टर्न डायरेक्टर्स प्रोड्यूसर करते, पहले जाते हैं रैकी जिसे कहते हैं? एग्जैक्टली, हमें भी करना पड़ता है ये, वी डू द सेम। पहले जाके एक्सप्लोर करते हैं, देखते हैं, फिर किस किस्म की कहानी स्क्रिप्ट हो जो उस बैकग्राउंड को भी सूट करे, हमारे मुल्क के ऑडियंस को भी सूट करे, प्लस जिसके साथ आप को प्रोडक्शन कर रहे हैं उसको भी सूट करे, और फिर देन वी कम टू समथिंग फाइनल, से अ स्क्रिप्ट, देन वी गेट इट रेडी फॉर द प्रोडक्शन। तो जिस कंट्री में जाते हैं, जैसे हांगकांग में जाके फिल्म बनाई, बैंकॉक में बनाई, मनीला में बनाई, तो वहाँ के आर्टिस्ट को भी आप मौका देते हैं फिल्में काम करने का, या आर्टिस्ट सभी आप पाकिस्तान से लेकर जाते हैं? आज में ये कह सकते हैं कि 80% आर्टिस्ट तो तकरीबन 70% 80% हमारे होते हैं, 20-30% वहाँ के भी हम आर्टिस्ट लेते हैं। और इसमें ये भी बात होती है कि बॉक्स ऑफिस से, बॉक्स ऑफिस जो नाम होते हैं, क्योंकि उसमें मेन पार्टिसिपेंट्स हम खुद ही होते हैं, तो इसलिए उनका 30% जो है उनके चॉइस के मुताबिक उनके आर्टिस्ट रख लेते हैं, ताकि वो फिल्म जो है उनके लिए भी सूटेबल हो, उनका भी इंटरेस्ट हो। बैंकॉक के शो की बात कर रहे हैं जी, वो पहले आपने रखी कि वापस गए, स्क्रिप्टिंग की और फिर कास्टिंग की होगी और दोबारा गए वहाँ, ये आपने प्रोड्यूस डायरेक्टर भी की?
नहीं, मैं उसका कैमरामैन भी था और डायरेक्टर भी था, प्रोड्यूसर कोई और साहब थे उसके। हाँ। और इसके हमारे पास एक क्लिप नहीं, गाना है बैंकॉक के चोर पर। ये तो हमने टीवी एशिया पर ये फिल्म दिखाई है, जी, जी। लेकिन इस वक्त आपके साथ साथ हम अपने नाज़रीन को भी इस फिल्म का एक गीत सुनवा देते हैं। जी दिखाइए जरूर। प्यार हमेशा तेरा मेरे साथ रहेगा, साथ जब तक हाथों में ये हाथ रहेगा। प्यार हमेशा तेरा मेरे साथ रहेगा, साथ जब तक हाथों में ये हाथ रहेगा। प्यारी बहना ओ बहना, प्यार हमेशा तेरा मेरे साथ रहेगा, साथ जब तक हाथों में ये हाथ रहेगा। प्यारे भैया ओ भैया। जो तू नहीं तो कुछ नहीं है, तुझसे जिंदगी हंसी, याद रखना रहेंगे एक जान ही, न होंगे हम जुदा कभी, याद रखना। बहुत खूबसूरत गीत था। और बच्चे, क्या ये बच्चे आपके? जमीन दोनों बच्चे साफ जो नजर आ रहे थे स्क्रीन पे, और एक तकरीबन सजेशन पे नजर आ रहे थे, तीनों बच्चे मेरे अपने बच्चे। हाँ। तो अभी भी ये फिल्मों में काम करते नहीं, हैं? अब तो they are busy in their education and they have grown up. They are not so small as they are looking in the. ये फिल्म कितनी पुरानी है? It's about 7 years before. शौक नहीं रहा होने की एक्टिंग नहीं, शौक नहीं, वो नेचुरली पढ़ना तो है ना उनको। वो तो एक जरूरत थी कि उस कहानी में ऐसे किरदार थे, and they had to go abroad with me, so naturally they played the role as well. चाचा साहब, एक बात मैं जानना चाहता हूँ, जब आप बहुत अच्छे कैमरामैन रहे हैं और सुना है कि स्टंट वर्क काफ़ी आपने, स्टंट कैमरा वर्क काफ़ी किया, लॉन्ग शॉट, ट्रैक शॉट वगैरह जो है आपको बहुत शौक है फ्रॉम डिफरेंट एंगल्स एंड टेक्निकली फिल्म बनाने का। अगर आप डायरेक्ट कर रहे हैं और कोई और कैमरे पे है, कभी आपने इंटरप्ट नहीं किया उन्हें? हाँ, अक्सर ये मसला पेश आता रहता है, क्योंकि वो जो कुछ कर रहे होते हैं ना, एट टाइम्स आई एम नॉट सेटिस्फाइड, तो नेचुरली वो मौका आता है कि जहाँ मुझे इंटरप्ट भी करना पड़ता है। कभी कभी ये होता है एक सॉफ्ट किस्म से सॉर्ट ऑफ एक डिस्प्यूट भी हो जाता है, कि बिकॉज इफ आई एम नॉट गेटिंग व्हाट आई एम वांटिंग, द पैटर्न ऑफ लाइटिंग और समवेयर इट्स नॉट प्रॉपर्ली फ्रेम्ड व्हाट आई हैव बीन टेलिंग देम, सो वो एक प्रॉब्लम रहता है। इसलिए मैंने आपको कहा, जब अगर मुझे कोई ऐसा कैमरामैन जो मुझे चाहिए और अगर वो ना मिले तो नेचुरली मैं खुद फोटोग्राफ कर लेता हूँ। और कहते हैं कि अगर फिल्म सेट पे अगर डिस्प्यूट पैदा हो जाए तो वो फिल्म बहुत मुश्किल से ख़त्म होती है। कभी ऐसी इमोशनल आउटबर्स्ट्स हुई? ऐसा जो आपकी जो बात है वो इट अप्लाइज विद द एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस, नॉट विद द टेक्नीशियंस, बिकॉज मोस्टली दे आर योर फ्रेंड्स, दे आर टेक्नीशियंस, so it doesn't mind. Soft sort of dispute is okay, but it can happen if that dispute is between the actor and actress Heroine and the में director or the producer. Then it comes to a अक्सर सुनने में टेक्नीशियंस में ऐसी कोई बात हो जाए तो इट्स नो प्रॉब्लम। अक्सर सुनने में भी आता है कि डायरेक्टर के साथ हीरो हीरोइन की आपस में कुछ मतभेद हो गया तो
बात आगे बढ़ती ये फिर वहीं अक्सर पर वही चप हो होता है कि जाती रोल की बात होती है कि रोल जो है उन्होंने सोचा हुआ कि मेरा रोल ऐसा है, उसका दूसरे का इन्फीरियर है, मेरा सुपीरियर है, बट व्हेन दे गो ऑन doing shootings, then it becomes Suddenly find out, clear that that role is less important than this Than one. this one. Then that becomes तो उस हालत में आप क्या करते हैं? डायरेक्टर का क्या उस हालत में सिर्फ सब्र करते हैं। तो नहीं, किस तरह से उन्हें समझाना तो पड़ता मैं है। उनको यही बताते हैं कि भाई जब फिल्म शुरू हुई थी आपको बताया था कि ये रोल ऐसा है, ये रोल ऐसा है, और बाकी लोग भी कास्ट में हैं, आप अकेले नहीं है फिल्म में, आप अकेले नहीं है फिल्म में, दूसरे भी लोग हैं फिल्म में, अच्छा, तो हर एक को अपना अपना रोल करना है। आप अपना रोल कर रही हैं, वो अपना कर रही हैं, एक आप बात उसका रोल नहीं कर सक रही हैं, वो आपका रोल नहीं कर सकेंगे। इट्स दैट वे। जी, एक बात और सुनने में अक्सर आती है कि सेट तैयार होते हैं, हीरो हीरोइन पहुंचते नहीं है, डायरेक्टर्स को इतना नुकसान उठाना पड़ता है, समय का भी, वक्त का भी होता है, पैसे का भी होता है। तो आपके साथ भी ऐसे होता है? और हाउ स्ट्रिक्ट आर यू? ये आपकी बात है, ये भी वैलिड बात है, मगर मेरे साथ केस जरा डिफरेंट है कि सिंस 12 years or 12 to 14 years I have never erected a set for my film. Mostly I do at natural surroundings and all, and actual places, hotels, big residential जी, जगह living areas and all. So I don't need a set for that. But still, you know, if the actor is not there and the actress is not there, you are in a problem. Only the thing is you are not to re-erect the set. The set is there always. बिल्कुल। किसी एक फिल्म को सबसे कोई ऐसी फिल्म है जो बहुत देर लगी इन फिनिशिंग खत्म होने तक, शुरू से खत्म होने तक कितने महीने लगे हैं, साल? नहीं, कोई 15-20 साल पहले तो फिल्म में लग जाते थे, कोई 1 साल फॉर अ फिल्म, तो उसके बाद 6-8 महीने तक पहुंच गए हम। मगर अब भी मैं चाहे 6 महीने के गैप से फिल्म शुरू करूं या साल के गैप से फिल्म शुरू करूं, मगर जब करूंगा ऑलवेज आई हैव द इंटेंशन दैट विद इन 4 to 6 months it should be in the cinema, should be released. So I am always that much fast. Completely, सब Complete, shooting, yes, editing, everything, post syncing, सब कुछ। Everything. जान मोहम्मद साहब, आपकी एक फिल्म जिसके बहुत चर्चे हैं और वो फिल्म यहाँ बाहर के मुल्कों में बैन है, वो इंटरनेशनल गुरील है। इस फिल्म के बारे में हम ज़रूर जानना चाहेंगे कि ऐसी क्या बात है जो ये फिल्म बैन है। एक तो ये फिल्म का जो टॉपिक था, वो स्टोरी जो स्क्रिप्ट था, वो बेस था सलमान रुश्दी पे, जी who wrote the satanic verses. जी। तो एक evil sort of पर उसे genius आपने एक वाली बात commercial थी film वो, बनाया है। तो उस पर हमने एक कमर्शियल बनाई कि जब कोई ऐसी बुरी सोच लेके कोई हो इंसान, उसको एक मौका आएगा कि उसको अपने जो है ना बुरे कामों का नतीजा ज़रूर मिलेगा, अंजाम को, बुरे अंजाम को पहुंचेंगे वो। तो उस बेस पे वो फिल्म थी। अब क्यों बैन हुई, हमारे मुल्क में तो नहीं हुई, अब यहाँ बैन हुई तो वो मुझे उसका रीज़न नहीं पता कि क्यों बैन किया उन्होंने। इट शुडंट बी। इज इट बिकॉज ऑफ द एंडिंग जो आपने उसका एंड दिखाया है, अंजाम दिखाया? नहीं, अंजाम तो हर एक का यही है, हर एक से मतलब अंजाम, बुरे कामों का अंजाम बुरा ही है। सिर्फ हमने तो दिखाया कि इट हैज़ टू कम टू एन एंड, आज नहीं कल नहीं, जब भी उसका टाइम पूरा होगा ही हैज़ टू डाई, बट ही विल डाई सो बैडली। जहाँ साहब ये फिल्म इंटरनेशनल गुरिल्लाज की बात करी, आपने डायरेक्ट की, क्या सलमान रुश्दी के बारे में बात करी, क्या आपने रिसर्च की थी कि उसका कैरेक्टर कैसे है, और फिर वो कोई एक्टर चुना जो उसका हमशक्ल हो? बिल्कुल ऐसे ही हुआ, काफ़ी जो है मैगजीन्स वगैरह ये वो उसको कलेक्ट की गई, और अखबारात वगैरह उसके कैरेक्टर की क्या स्टाइल है, उसके क्या उसकी वेयरिंग है, क्या उसका हेयर स्टाइल है, और क्या उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए फिर एक कैरेक्टर आर्टिस्ट चुना गया जो कि उसका नाम अफजाल अहमद है। ही वॉज द वन वी कुड गेट, एंड ही वॉज द क्लोजेस्ट, ही हैज़ द क्लोजेस्ट लुक ऑफ सलमान रुश्दी। क्या पब्लिक को किसी एक्टर को ऐसा काम करना या कोई ऐसा कैरेक्टर डिपिक्ट करना या पोर्ट्रे करना, अफजल साहब घबराए नहीं? नहीं, वो घबराए तो बहुत, मगर बेसिकली ही वॉज अ वेरी गुड आर्टिस्ट, ही इज़ अ वेरी गुड आर्टिस्ट, तो ही डिड हिज बेस्ट। और एट टाइम्स आप खुद जब फिल्म, पता नहीं आपको मौका मिले देखने का ना मिले, आप देखेंगे आपको महसूस होगा कि इनफैक्ट सलमान रुश्दी इज ऑन द स्क्रीन,
हाँ, इतना अच्छी तरह से। हाँ। Okay, we're talking about international guerrillas. Has this film been popular? हो गया रेडी हाँ बैलून देखिए रोलिंग आप हट जाएं जरा प्लीज ओके थैंक यू We're talking about international guerrillas. Has this film been popular here in Pakistan? Yes, very popular not only in Pakistan, I think all over the world. How do you attribute the success of the film? I mean, to what? Only, I mean, is it the talent of the director or is it also the story itself? Oh, of course, the story, the teamwork, the people, the coordination, the producer, the director after all, last of all. But the fact that the story talked about the Rushdie affair, was it also an incentive for good publicity to the film? Yeah, that was the main point. I think it's also clicked because it was pre-publicized. It didn't need any publicity for that purpose. It was already a hot topic of the time, topic of the day, whatever you can say. Did you expect to have such a success on that film? Yeah, we hoped and we got that success. Now, the story goes that it talks a little about Salman Rushdie, who appears to be the leader of a gang of some sort. So that was just a cinematic touch, you know. If you want to, in reality, maybe a lot of things people would not like because that is a sort of a cinematic way of presentation. So that was it was something that we couldn't avoid it rather. Yeah, you mean it was a fiction out of the story of Rushdie? The character wasn't a fiction, but a few things like we pointed out the gang and all. So that is what it was for the mass appeal. We had to do it that way. Now, if I understand well, the story goes that at some point, a few of the characters of the film, because they've been harmed by Rushdie, they want to find revenge and to kill him. Do you think that it
it didn't help so much to settle down the story around Rushdie. Maybe it helped also to bring it up a little. I'm thinking especially about the Pakistani community in London. Maybe, you know, it makes the mind of the people a bit more hot and violent, maybe. But now, you know, because since it's already, the film is released in Pakistan as well as in London, I think. So the reaction, whatever it is, whatever it was, that we've already got it. So that's it's now an open game. If it wasn't released, so I could have said something. So since it's released, so it's now you have an opinion about the people. How do you understand that the British government tried to bar the film to coming to England and to prohibit the film? That's their own, you know, the law, the way of, you know, protecting or protection, you know, that I can't, you know, comment on that, because the producer would be in a better position since I wasn't there. So he was there, the producer was there, so according to that I can't comment anything on that. Was it on your part a way of doing some kind of a faithful act towards Islam, for instance, or militant act towards Muslims in the world in doing such a film? It was all positive, you know, nothing negative from our side. It was positive, whatever it was, we presented that way, just, you know, a few fictitious things, you know. That is the demand of the cinema for the mass appeal. So that way we think we are correct. You're an artist. Being a director, you're an artist. Director, that means you're an artist, and you've got the freedom to express yourself the way you want. Isn't it the same with Salman Rushdie being a writer and an artist, and he has the right to express whatever his feelings are? What do you think of that? You're just talking about the movie or otherwise as well? I was doing just a comparison in between Rushdie being a writer and writing a book, and yourself being a director. Nobody keeps you from doing what you want. No, but still the question is the same, that are you talking about the film or otherwise? I'm talking about that film. Oh, yeah, well, he has a right also to say anything. But the gang, you know, actually, that is all, it was his guards, you know, which now you think it's a gang or something like that. They were all his guards. Those people around him or whatever the atmosphere was, it was just to show that he's so well protected, he's so well guarded with so many people around him, and not actually some gang. But yet he's portrayed as a villain in the film. He's the bad guy in the film. He's a villain, of course, you know, he's a villain. Why should he be a villain? He has hurted the feelings of so many, all the Muslims around in this world. Do you yourself think that he deserved the death, as, for instance, Khomeini has or other ulama people has for his death? Do you really think he deserves death for what he wrote? It should be. It should be. You think he deserves death? He deserves it, you know, of course. What about the actor who impersonated Rushdie? There's one guy who plays as if he's Rushdie. Did he have any problem getting out in the street after playing that role? Before it was expected that people would kill him as well. But I think they are well, their mind was well matured, so they didn't do that act. But a lot of times he had to face this problem, that actor, really. In the West, the more and more we try to prevent films when there's violence and crime. It seems that in the Pakistani film industry, there's quite a lot of bloodshed. What's your feeling about that? I mean, the difference between this industry and the Western one? The trend is always followed from the Western, always, you know. So you can't say that we have seeded this trend. This always coming from the West, you see. So, but we, you see, because we have a larger length, the length of a film is more. So that's why you feel, or people feel, that there's more bloodshed or there's more violence or more terrorism shown in the film. That is the main thing, because otherwise, you know, the foreign movies, English movies,
they are about 8 to 9 reels, and our film is about 16 reels. So it seems that there's more violence and more action and more bloodshedding and all. Okay. But it has come still from the same, from the West, not oriented here. Started with Western movies, but actually they're not doing that anymore in the West. Maybe sometimes you'll come to peaceful films also. Because the films which are released there, they are not imported here well in time, so that stuff is still coming in. So the audience, the taste is still the same. Once the changeover will come over here by these films being released, then here also we hope there is a change. Okay. Thank you very much. Thank you. It Thank was you. nice Thank you. meeting you. See you. Okay, bye. Very good. Thank you. Thank you for taking care. So a lot of these movies in Pakistan are a lot of blood and violence. How come? This trend is always coming from the Western movies and followed not only by Pakistan but I think all over the world. Once they give a change, then everybody will give a change. That's how. And the more bloodshed you say, because of the length of our films are usually twice the length of a foreign movie. So that's why it just appears that that bloodshedding or violence, it's more than the required thing. But that is also for the masses because they like it that way. To live for today and to die for tomorrow is the... चलिए आपके सीने पे विक्स वेपर की मालिश किए देते हैं, अब आप आराम से सोएंगे। वीजा वेपर रब जरा वीडियो भी दीजिएगा जिस पे आप रिकॉर्ड करें। ऑडियो कर रहे हैं ना आप तो सिर्फ। हेलो 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 हेलो 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 1 2 3 4 जी जनाब, जरा मुझे वीडियो भी चेक करा दीजिए कि आपके पास वीडियो रिसीव हो रही है कि नहीं रिसीव हो रही। मुझे यहाँ पे वीडियो नहीं आई है अभी। What part do you play in the film? Which film are you talking about? I'm talking about the international guerrilla. What part do you play in the film? well, in that film I was one of the guerrillas. We were 3 guerrillas in there, and I was one of the guerrilla in the film. Can you sum up the action just a little? What do? You have to run after Rushdie, or you have to dismantle one of his gangs, or what do you have to do in the film? Well, it's first of all, I'll tell you, the whole film is based on Salman Rushdie, and we painted him as a villain in the film, a very bad villain, and he becomes a enemy, Muslims' enemy, and he tries to destroy the Muslims in Pakistan and the other Muslim countries. So in one scene, our little brother and sister, they were killed, one of the scenes, and from that moment we 3 of us, myself and there was another colleague, Ghulam Mohyuddin and Mustafa Qureshi, we 3 decided that we will go after Salman Rushdie and we will destroy him, we will kill him. In that case, you play the good against the bad, the good against the evil, no? Well, I have always played the good guy. How do you understand that he would be the good guy or the victim for some countries, and he would be the evil for others? Don't you think there's a kind of relativeness to moral? Well, I think it's a film, and film is mostly, which we make in our country, it's based on fiction, you know. So I don't think it will affect anything, or it will give me
something which I think will be bad for me. Normally, in Europe, people who took stand for him, in defense of what he did, whether they were actors or writers or whatever artists they were claiming that he has the right to do whatever he was doing because it was fiction. So it's the same kind of argument. And do you think he really deserved death, as it was claimed by some of the Muslim people or religious people? You see, as a writer, he can write anything. He has all the right to write anything about anything in the world. But he has no right to write anything about anybody's religion. I mean, I'm not talking about only Muslims' religion, Islam. I'm talking about Christianity. I'm talking about Buddhism. I'm talking about Hinduism. I'm talking about the religion, which are existing in the world. I mean, he has no right to write anything bad about the religion in his book. He has no right. One question I want to ask you: do you think that? Did you take the part also because it was a kind of faithful act of your part, or just because you're a comedian? No, I mean, it's not. I just worked in the film as an actor, and there was nothing of the sort. Well, I mean, in my opinion, what I haven't read the book. What he wrote in the book, what I came to know, was not good, and it has hurt the feelings of the Muslims all over the world. And apart from the film, I mean, I just acted in the film as an actor, that's all. Well. Okay. Thank you. Thank you very much. Thank you very much. Okay, roll. What happens to Salman Rushdie by the end of the film? Well, it was while we were discussing on that subject, it was very difficult for us and for the writer and the producer and the director that what we will show in the film, in the end of the film, how we will kill him. And what we have showed in the film, that he was killed by the Quran, which comes from the sky, with the lighting of that, and which was a miracle for the Muslims. We believe in our religion, we will believe in miracles. So it was sort of a miracle, and it was killed by the Quran, because in Quran it is written that the Quran will protect itself, Quran will protect if anybody does anything or say anything against Quran. And that's what we have showed in the film. And maybe if you put some clips from the film, and the people will see that. Okay? Thank you. Thank you. Thank you very much. Thank you. Thank you. फिर जान मोहम्मद साहब, आपकी एक फिल्म थी हांगकांग के शोले, जिसमें से हम एक सीन दिखाना चाहते हैं, वो भी आपकी पसंद का, क्योंकि उस फिल्म के बहुत से सीन बहुत अच्छी तरह से शूट किए गए और नौजवानों की काविशें। पेश खिदमत है हमारा सिलसिला म्यूजिक चैलेंज। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक और चैलेंज 4 नई आवाज़ों के साथ मिशी खान कराची सेंटर से आपकी खिदमत में। प्रोग्राम आप एडिट होने के बाद देखते हैं। एक गुलकार सिफारिश पर आए थे, जिन्हें हमारे जज साहिबान ने 6 माह की सज़ा सुनाई और उनको प्रोग्राम से अलग करना पड़ा। आज की आवाज़ों का फैसला करने के लिए हमने जहमत दी है टीना सानी को और जान मोहम्मद साहब को। टीना सानी का ताल्लुक मौसीकी और सुरों की दुनिया से है। जान मोहम्मद साहब बहुत मशहूर और मारूफ फिल्मसाज और डायरेक्टर हैं।
इनकी बहुत सारी फिल्मों के गाने सुपर हिट हुए हैं, इसीलिए ये आज हमारे दरमियान जज की हैसियत से तशरीफ रखते हैं। आज का प्रोग्राम शुरू करते हैं। फिल्म पायल की झुनकार, मौसीक़ार रशीद अतरे, आवाज़ थी मेहदी हसन साहब की। इसी गीत को पेश करने के लिए आपके सामने तशरीफ ला रहे हैं आफ्ताब खान। मेरे दिल के तार बजे बार बार, हुआ तुझसे प्यार, आजा रहूं बेकरार, करूं इंतजार, गए हैं हार, आजा आजा मेरे दिल के तार बजे बार बार। ये तेरा शबाब खिलता गुलाब, मुझे कितने ख्वाब दिखलाए। ये तेरा शबाब खिलता गुलाब, मुझे कितने ख्वाब दिखलाए। तेरा क्या जवाब ज़ेरे नकाब, तू ही आफ़ताब चमकाए। हंसे मेरे नैन कटे गम की रैन, मिले दिल को चैन, आजा रहूं बेकरार, करूं इंतजार, गए हैं हार, आजा आजा मेरे दिल के तार बजे बार बार। जो मिले पयाम तो मैं गाम गाम, तकूं दिल को थाम तेरी राहें। जो मिले पयाम तो मैं गाम गाम, तकूं दिल को थाम तेरी राहें। मेरा सुबह हो शाम यही अब है काम, तेरा लेके नाम भरवा है। तुझ बिन उदास रहे दिल की आस, कभी मेरे पास आजा, रहूं बेकरार, करूं इंतजार, गए हैं हार, आजा आजा मेरे दिल के तार बजे बार बार, हुआ तुझसे प्यार, आजा रहूं बेकरार, करूं इंतजार, गए हैं हार, आजा आजा मेरे दिल के तार बजे बार बार। म्यूजिक चैलेंज के दूसरे फनकार हैं इकराम मेहदी साहब। इनके बारे में एक बात बताती चलूं कि ये मेहदी हसन साहब के शागिर्द हैं और उनकी आवाज़ से इनको बेहद लगाव है और गीत सुना रहे हैं हमको खुदा करे मोहब्बत में ये मुकाम आए। फिल्म थी अफशां, मौसीकी तरतीब दी थी नाशाद ने। आपके सामने इकराम मेहदी। खुदा करे कि मोहब्बत में ये मकाम आए, खुदा करे कि मोहब्बत में ये मकाम आए। किसी का नाम लूं लब पे तुम्हारा नाम आए, खुदा करे कि मोहब्बत में ये मकाम आए, खुदा करे। कुछ इस तरह से जिए जिंदगी बसर न हुई, तुम्हारे बाद किसी रात की सहर न हुई। सहर नजर से मिले जुल्फ लेके शाम आए, किसी का नाम लूं लब पे तुम्हारा नाम आए, खुदा करे
अपने घर में वो मेहमान बन के आए हैं। सितम तो देखिए अनजान बन के आए हैं। हमारे दिल की तड़प आज कुछ तो काम आए। किसी का नाम लूं लब पे तुम्हारा नाम आए, खुदा करे। Okay, we're talking about international guerrillas. Has this film been popular? 1 second, I think. 1 second. हो गया, ready? हाँ, बैलेंस देखिए. Start. Rolling. आप हट जाएं जरा please. Okay, thank you. We're talking about international guerrillas. Yeah. Has this film been popular here in Pakistan? Yeah, it's very popular not only in Pakistan, I think all over the world. How do you attribute the success of the film? I mean, to what? I mean, is it the talent of the director or is it also the story itself? Oh, of course, the story, the teamwork, the people, the coordination, the producer, the director, after all, last of all. But the fact that the story talked about the Rushdie affair, was it also an incentive for good publicity to the film? Yeah, that was the main point. I think it's also clicked because it was pre-publicized. It didn't need any publicity for that purpose. It was already a hot topic of the time, topic of the day, whatever you can say. Did you expect to have such a success on that film? Yeah,
we hoped and we got that success. Now, the story goes that it talks a little about Salman Rushdie, who appears to be the leader of a gang of some sort. No, that was just a cinematic touch, you know. If you want to, in reality, maybe a lot of things people would not like, because that is a sort of a cinematic way of presentation. So that was it was something that we couldn't avoid it, rather. Yeah, you mean it was a fiction out of the story of Rushdie? The character wasn't a fiction, but a few things like you pointed out, the gang and all. So that is what it was for the mass appeal. We had to do it that way. Now, if I understand well, the story goes that at some point a few of the characters of the film, because they've been harmed by Rushdie, they want to find revenge and to kill him. Do you think that it didn't help so much to settle down the story around Rushdie? Maybe it helped also to bring it up a little. I'm thinking especially about the Pakistani community in London. Maybe, you know, it makes the mind of the people a bit more hot and violent, maybe. But now, you know, because since it's already, the film is released in Pakistan as well as in London, I think. So the reaction, whatever it is, whatever it was, that we've already got it. So that's it's now an open game. If it wasn't released, so I could have said something. So since it's released, so it's now you have an opinion about the people. How do you understand that the British government tried to bar the film to coming to England and to prohibit the film? That's their own, you know, the law, the way of, you know, protecting or protection, you know, that I can't, you know, comment on that, because the producer would be in a better position since I wasn't there. So he was there, the producer was there, so according to that I can't comment anything on that. Was it on your part a way of doing some kind of a faithful act towards Islam, for instance, or militant act towards Muslims in the world in doing such a film? It was all positive, you know, nothing negative from our side. It was positive, whatever it was, we presented that way, just, you know, a few fictitious things, you know, that is the demand of the cinema for the mass appeal, so that way we think we are correct. You're an artist, being a director, you're an artist. Director, that means you're an artist, and you've got the freedom to express yourself the way you want. Isn't it the same with Salman Rushdie being a writer and an artist, and he has the right to express whatever his feelings are? What do you think of that? You're just talking about the movie or otherwise as well? I was doing just a comparison in between Rushdie being a writer and writing a book, and yourself being a director. Nobody keeps you from doing what you want. No, but still the question is the same, that are you talking about the film or otherwise? I'm talking about that film. Oh, yeah, well, he has a right also to say anything. But the gang, you know, actually, that is all, it was his guards, you know, which now you think it's a gang or something like that. They were all his guards. Those people around him or whatever the atmosphere was, it was just to show that he's so well protected, he's so well guarded with so many people around him, and not actually some gang. But yet he's portrayed as a villain in the film. He's the bad guy in the film. He's a villain, of course, you know, he's a villain. Why should he be a villain? He has hurted the feelings of so many, all the Muslims around in this world. Do you yourself think that he deserved the death, as, for instance, Khomeini has or other ulama people has for his death? Do you really think he deserves death for what he wrote? It should be. It should be. Yeah. You think he deserves death? He deserves it, of course. Yeah. What about the actor who impersonated Rushdie? There's one guy who plays as if he's Rushdie. Did he have any problem getting out in the street after playing that role? Before it was expected that people would kill him as well. But I think they are well
their mind was well mature, so they didn't do that act. But a lot of times he had to face this problem. That actor, really. In the West, the more and more we try to prevent films when there's violence and crime. It seems that in the Pakistani film industry, there's quite a lot of bloodshed. What's your feeling about that? I mean, the difference between this industry and the Western one? The trend is always followed from the Western, always, So you can't say that we have seeded this trend. This always coming from the West, you see. So, but we, because we have a larger length, the length of a film is more. So that's why you feel, or people feel, that there's more bloodshed, or there's more violence, or more terrorism shown in the film. That is the main thing, because otherwise, the foreign movies, English movies, they are about 8 to 9 reels, and our film is about 16 reels. So it seems that there's more violence and more action and more bloodshedding and all. Okay. But it has come still from the same, from the West, not oriented here. Started with Western movies, but actually they're not doing that anymore in the West. Maybe sometimes you'll come to peaceful films also. Because the films which are released there, they are not imported here well in time, so that stuff is still coming in. So the audience, the taste is still the same. Once the changeover will come over here by these films being released, then here also we hope there's a change. Okay. Thank you very much. Thank you. Thank it was you. nice meeting you. See you. Okay, bye. Thank you. Thank you for taking care. So a lot of these movies in Pakistan are a lot of blood and violence. How come? This trend is always coming from the Western movies and followed not only by Pakistan but I think all over the world. Once they give a change, then everybody will give a change. That's how. And the more bloodshed you say, because of the length of our films are usually twice the length of a foreign movie. So that's why it just appears that that bloodshedding or violence, it's more than the required thing. But that is also for the masses because they like it that way. डाल दें. On roll. To live for today and to die for tomorrow is the. चलिए आपके सीने पे विक्स में बर्फ की मालिश किए देते हैं. अब आप आराम से सोएं. जरा वीडियो भी दीजिएगा जिसपे आप रिकॉर्ड करें. ऑडियो कर रहे हैं ना आपसे. हेलो 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 हेलो 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 1 2 3 4. जी जनाब, ज़रा मुझे वीडियो भी चेक करा दीजिए कि आपके पास वीडियो रिसीव हो रही है कि नहीं रिसीव हो रही. मुझे यहाँ पे वीडियो नहीं आई है अभी. So, what part do you play in the film? Which film you're talking about? I'm talking about the international guerrilla. What part do you play in the film? Well, in that film, I was one of the guerrillas. One of the guerrillas. We were 3 guerrillas in there, and I was one of the guerrilla in the film. Can you sum up the action just a little? What do? You have to run after Rushdie, or you have to dismantle one of his gangs, or what do you have to do in the film? Well, it's first of all, I'll tell you, the whole film is based on Salman Rushdie, and we painted him as a villain in the film, a very bad villain, and he becomes a enemy, Muslims' enemy, and he tries to
destroy the Muslims in Pakistan and the other Muslim countries. So in one scene, our little brother and sister, they were killed, one of the scenes. And from that moment, we, three of us, myself and there was another colleague, Ghulam Mohiuddin and Mustafa Qureshi, we three decided that we will go after Salman Rushdie and we will destroy him, we will kill him. In that case, you play the good against the bad, the good against the evil, no? Well, I have always played the good guy. How do you understand that he would be the good guy or the victim for some countries, and he would be the evil for others? Don't you think there's a kind of relativeness to moral? Well, I think it's a film, and film is mostly, I mean, which we make in our country. It's based on fiction, you know. So I don't think it will affect anything, or it will give me something which I think will be bad for me. Normally, in Europe, people who took stand for him, you know, in defense of what he did, whether they were actors or writers or whatever artists they were claiming that he has the right to do whatever he was doing because it was fiction. So it's the same kind of argument. And do you think he really deserved death, as it was claimed by some of the Muslim people or religious people? You see, as a writer, he can write anything. He has all the right to write anything about anything in the world. But he has no right to write anything about anybody's religion. I mean, I'm not talking about only Muslims' religion, Islam. I'm talking about Christianity. I'm talking about Buddhism. I'm talking about Hinduism. I'm talking about the religion, you know, which are existing in the world. I mean, he has no right to write anything bad about the religion in his book. He has no right. One question I want to ask you: do you think that, I mean, did you take the part also because it was a kind of faithful act of your part, or just because you're a comedian? No, I mean, it's not, I just worked in the film as an actor, you know, and there was nothing of the sort, well, I mean, in my opinion, what I haven't read the book, what he wrote in the book, what I came to know was not good, and it has hurt the feelings of the Muslims all over the world. And apart from the film, I mean, I just acted in the film as an actor, you know, that's all. Well. Okay. Thank you. Thank you very much. Thank you very much. Okay, roll. What happens to Salman Rushdie by the end of the film? Well, it was while we were discussing on that subject, it was very difficult for us and for the writer and the producer and the director, that what we will show in the film, in the end of the film, how we will kill him. And what we have showed in the film, that he was killed by the Quran, which comes from the sky, with the lighting of that, and which was a miracle for the Muslims. You know, we believe in our religion, we will believe in miracles. So it was sort of a miracle, and it was killed by the Quran, because in Quran it is written that the Quran will protect itself. You know, Quran will protect if anybody does anything or say anything against Quran, and that's what we have showed in the film. And maybe if you put some clips from the film, and the people will see that. Okay? Thank you. Thank you. Thank you very much. Thank you. Thank you.
म्यूजिक चैलेंज। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक और चैलेंज 4 नई आवाज़ों के साथ मिशी खान कराची सेंटर से आपकी खिदमत में। प्रोग्राम आप एडिट होने के बाद देखते हैं। एक गुलकार सिफारिश पर आए थे जिन्हें हमारे जज साहिबान ने 6 माह की सज़ा सुनाई और उनको प्रोग्राम से अलग करना पड़ा। आज की आवाज़ों का फैसला करने के लिए हमने जहमत दी है टीना सानी को और जान मोहम्मद साहब को। टीना सानी का ताल्लुक मौसीकी और सुरों की दुनिया से है। जान मोहम्मद साहब बहुत मशहूर और मारूफ फिल्मसाज और डायरेक्टर हैं। इनकी बहुत सारी फिल्मों के गाने सुपर हिट हुए हैं, इसीलिए ये आज हमारे दरमियान जज की हैसियत से तशरीफ़ रखते हैं। आज का प्रोग्राम शुरू करते हैं। फिल्म पायल की झुनकार, मौसीक़ार रशीद अतरे, आवाज़ थी मेहदी हसन साहब की। इसी गीत को पेश करने के लिए आपके सामने तशरीफ़ ला रहे हैं आफ्ताब खान। मेरे दिल के तार बजे बार बार, हुआ तुझसे प्यार, आजा रहूं बेकरार, करूं इंतजार, गए हैं हार, आजा आजा मेरे दिल के तार बजे बार बार। ये तेरा शबाब खिलता गुलाब, मुझे कितने ख्वाब दिखलाए। ये तेरा शबाब खिलता गुलाब, मुझे कितने ख्वाब दिखलाए। तेरा क्या जवाब ज़ेरे नकाब, तू ही आफ़ताब चमकाए। हंसे मेरे नैन कटे गम की रैन, मिले दिल को चैन, आजा रहूं बेकरार, करूं इंतजार, गए हैं हार, आजा आजा मेरे दिल के तार बजे बार बार। जो मिले पयाम तो मैं गाम गाम, तकूं दिल को थाम तेरी राहें। जो मिले पयाम तो मैं गाम गाम, तकूं दिल को थाम तेरी राहें। मेरा सुबह हो शाम यही अब है काम, तेरा लेके नाम भरवा है। तुझ बिन उदास रहे दिल की आस, कभी मेरे पास आजा, रहूं बेकरार, करूं इंतजार, गए हैं हार, आजा आजा मेरे दिल के तार बजे बार बार, हुआ तुझसे प्यार, आजा रहूं बेकरार, करूं इंतजार, गए हैं हार, आजा। म्यूजिक चैलेंज के दूसरे फनकार हैं इकराम मेहदी साहब। इनके बारे में एक बात बताती चलूं कि ये मेहदी हसन साहब के शागिर्द हैं और उनकी आवाज़ से इनको बेहद लगाव है और गीत सुना रहे हैं हमको खुदा करे मोहब्बत में ये मुकाम आए। फिल्म थी अफशां, मौसीकी तरतीब दी थी नाशाद ने। आपके सामने इकराम मेहदी। खुदा करे कि मोहब्बत में ये मकाम आए, खुदा करे कि मोहब्बत में ये मकाम आए। किसी का नाम लूं लब पे तुम्हारा नाम आए, खुदा करे कि मोहब्बत में ये मकाम आए।
जिए जिंदगी बसर न हुई। तुम्हारे बाद किसी रात की सहर न हुई। सहर नजर से मिले जुल्फ लेके शाम आए। किसी का नाम लूं लब पे तुम्हारा नाम आए। खुदा करे खुद अपने घर में वो मेहमान बन के आए हैं। सितम तो देखिए अनजान बन के आए हैं। हमारे दिल की तड़प आज कुछ तो काम आए। किसी का नाम लूं लब पे तुम्हारा नाम आए। खुदा करे वही है साज वही गीत है वही मंजर। हर एक चीज वही है नहीं हो तुम वो मगर। उसी तरह से निगाहें उठे सलाम आए। किसी का नाम लूं लब पे तुम्हारा नाम आए। खुदा करे कि मोहब्बत में ये मकाम आए। खुदा करे जना किथा गुजारी आई रात वे। नाजरीन, आपने ये गाना बहुत सारे गुलकारों की आवाज़ में सुना था। यही गीत हमारे सामने पेश करने के लिए तशरीफ ला रही हैं बीना हसन। चल किथा गुजारी रात वे मेरा जी दलीला देवात वे। चल किथा गुजारी रात वे मेरा जी दलीला देवात वे। चल किथा गुजारी रात वे हाय रात वे। कोठे ते पेड़े कोठड़ा वही कोठे बैठा कांबला। कोठे ते पेड़े कोठड़ा वही कोठे बैठा कांबला। तू ता मैं को भूल गया वे मैं जीवी तेरी। हाँ भला दस किथा गुजारी रात वे मेरा जी दलीला देवात वे। चल किथा गुजारी रात वे हाय रात वे। कोठे ते
आवाज़ मैडम नूरजहान, बोल लिखे थे तस्लीम फाजली ने, धुन बनाई थी निसार बज़मी साहब ने। अभी ढूंढ ही रही थी तुम्हें ये नज़र हमारी, ये मैं नहीं कह रही, कह रहे हैं वाजिद अली। आइए चारों आवाजें एक मर्तबा फिर सुनते हैं। मेरे दिल के तार बजे बार बार, हुआ तुझसे प्यार आजा। खुदा करे कि मोहब्बत में ये मकाम आए, खुदा करे कि मोहब्बत में ये मकाम आए। चल के था गुजारे रात वे मेरा जी दलीला देवात वे ढूंढ ही रही थी नजर हमारी। जब तक जज साहिबान अपना फैसला कर रहे हैं, हम लोग अपने मेहमानों से कुछ बात करते हैं। आपको कौन सी आवाज़ अच्छी लगी? आवाज़ तो चारों अच्छी थी, लेकिन जब सुना तो अंदाज़ा हुआ कि रियाज भी जो है, जिसको प्रैक्टिस कहते हैं, वो भी ज़रूरी है। इनमें से मुझे एक का ऐसा महसूस हुआ कि जिनको प्रैक्टिस जिन्होंने गाने की या रियाज वगैरह किया हुआ है। किसका आपको फील हुआ? अब ये तो मेरे ख्याल में जज ही बताएं, क्योंकि मेरा कहना मुनासिब नहीं रहेगा, लेकिन इन चारों में से एक ज़्यादा मुनासिब रहा। बहुत शुक्रिया। आपका क्या ख्याल है? चारों ने बहुत अच्छा गाया, और ये बड़ी अच्छी बात है कि नए लोग आ रहे हैं और लोग पसंद कर रहे हैं, तो वैसे चारों ने बहुत अच्छा गाया। अब देखिए कौन इसमें आते हैं। आप भी नहीं डिसीजन मेक कर सकी? ये ज़रा मुश्किल काम है, ये उनको ही करने दे जज साहिबान। लिफाफा मेरे हाथ में है और आप लोगों को भी सख्त टेंशन हो रही होगी कि किसका नाम इस लिफाफे में लिखा है। हो रही है, मुझे भी बहुत हो रही है। देखते हैं कि आज पहले नंबर पर कौन आया है।
दिल थाम कर बैठिए। पहले नंबर पर आए हैं आफ्ताब खान। बहुत बहुत मुबारक हो आफ्ताब आपको। अब आप ये बताइए कि कब से गा रहे हैं आप? मैं जी 2 साल से मैं रियाज पहले किया, उसके बाद फिर मैंने थोड़ा सा गाना शुरू किया जी। तो आज इस प्रोग्राम में कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है और मैं समझता हूँ कि ये NTM की एक बहुत ही ज़बरदस्त पेशकश है जिसके ज़रिए नए गाने वाले जो हैं वो लोगों में इंट्रोड्यूस होंगे, जिससे टैलेंट में और इजाफा हो सकता है। थैंक यू सो मच, बहुत मुबारक हो आपसे इंशाल्लाह फाइनल में मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच, शुक्रिया। आइए अब ज़रा अपने जज साहिबान से थोड़ी हल्की फुल्की गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जान मोहम्मद साहब, आपका क्या ख्याल है आज के जो हमारे 4 गुलकार हैं और जो वैसे नए टैलेंट हम लोग इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, उनके बारे में आपका क्या ख्याल है? ये एक बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है, बहुत अच्छा कदम है और मेरे ख्याल में सबसे मुश्किल काम इसके अंदर ये कि इसी टैलेंट को तलाश करके यहाँ तक लाना और लाने के बाद फिर नेचुरली उनके नंबर्स निकलेंगे। बट ये ही बहुत बड़ा एक काम है कि इनको इकट्ठा करना यहाँ तक वो टैलेंट को। होप दिस प्रोग्राम शुड बी अ सक्सेस। आप टीवी से इतने दिनों से रूपोश हैं, क्या नाराज़गी है कोई आपकी? नहीं, कोई नाराज़गी नहीं है, कुछ नया काम कर रहे हैं। थोड़ा सा वक्फा देना चाहिए अपने काम के लिए, बहुत ज़रूरी है, स्पेशली क्रिएटिव फील्ड में तो बहुत ज़रूरी है कि कुछ अरसे के लिए बैठ के सोचा जाए और मेहनत की जाए, फिर कोई नई चीज़ आनी चाहिए, वही चीज़ रिपीट करने का क्या फ़ायदा। एंड अब मैं आपसे अपनी और हमारे जो गेस्ट बैठे हैं उनकी तरफ रिक्वेस्ट करती हूँ कि थोड़ा सा कुछ सुना दें प्लीज़। खड़ी नीम के नीचे हूँ था जात रोवटारो माना छानी मानी देख ले झिर मेर में वला बरसे मोर पपी हरा गाए सास जिठारो छेल बमरियो मासा दरियो जाए झिर मेर में वला बरसे मोर पपी हरा गाए सास जिठारो छेल बमरियो मासा डरियो जाए हो थाना पूछा छेल बवरिया जात रोवटारो माना छानी मानी देख ले खड़ी नीम के नीचे था
जातुरो वटारो माना छानी मानी देख ले। म्यूजिक चैलेंज का चौथा प्रोग्राम ख़त्म होता है। 5वें प्रोग्राम के लिए कराची सेंटर से हम दोबारा आएंगे। ये प्रोग्राम फाइनल होगा। इसमें वो फनकार शिरकत करेंगे जो हर प्रोग्राम में पहले नंबर पर आए हैं। पहले प्रोग्राम में पहले नंबर पर आए थे मोहम्मद असलम, दूसरे प्रोग्राम में पहले नंबर पर आई थी बीना सनम, तीसरे प्रोग्राम में पहले नंबर पर आए थे सलीम कुरैशी और चौथे प्रोग्राम में पहले नंबर पर आए थे आफताब खान। लगता है बहुत सख्त मुकाबला होगा। बकौल मीर तकी मीर के शिकस्त व फतह नसीबों से है ए मीर, मुकाबला तो दिल नातवा ने खूब किया। इस प्रोग्राम में जो अव्वल आएगा वो फाइनल के लिए कराची से नामजद किया जाएगा। प्रोग्राम ज़रूर देखिएगा और शर्त लगाने की कोई ज़रूरत नहीं क्योंकि कोई भी जीत सकता है। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। फिर जान मोहम्मद साहब, आपकी एक फिल्म थी हांगकांग के शोले, जिसमें से हम एक सीन दिखाना चाहते हैं, वो भी आपकी पसंद का, क्योंकि उस फिल्म के बहुत से सीन बहुत अच्छी तरह से शूट किए गए हैं। तो आप कौन सा सीन देखना चाहेंगे? हमारी फिल्म में एक सीन है जो कि जावेद शेख और बाबरा का सीन है, और जो आप अगर जब देखेंगे तो उस वक्त वो एक दूसरे को उनको नहीं पता कि मेरा भाई है और बहन है जी। वो लवर्स नहीं है उस सीन, उस फिल्म के अंदर दे आर ब्रदर एंड सिस्टर और सेपरेटेड, और वो एक दूसरे की जान लेना चाहते हैं। और वो देखेंगे फिर वो ब्लड का जो एक तासुर होता है, एक इफेक्ट होता है कि खून जो है बोलता है या करता है, उसमें वो आपको वो एक खूबी नजर आएगी कि कैसे एक दूसरे को नहीं मारने पे हो जाते हैं, इंस्पाइट दे वांट टू किल ईच अदर, फिर भी वो जब खून की कशिश वाली बात आती है तो वो फिर नहीं मारते एक दूसरे को। और उसको लेटर ऑन फिर आप देखेंगे किस तरह वो यूनाइट होंगे। एक धमाल किस्म का गाना है लास्ट में, वो गाना भी हम दिखाएंगे, लेकिन ये सीन आपको दिखाने जा रहे हैं हम। तो ये भी आपने ही कैमरे में बंद किया था या इसके कैमरामैन? इसका कैमरामैन मैं खुद ही था। तो देखिए अपना काम कैसा किया, प्रोड्यूस भी किया, डायरेक्ट भी किया, फोटोग्राफ भी किया। आइए वापस जाओगे। खुशकिस्मत हो जो इनके हाथों से बच गए। मेरे हाथ में मौत है और मौत से बचना बहुत मुश्किल है। वाकई मौत से बचना बहुत मुश्किल है, और मैं जंगूरा की वो मौत हूँ जिसका रास्ता कोई नहीं रोक सकता, तुम भी नहीं। जंगूरा तक सिर्फ तुम्हारी लाश जा सकती है। बहुत अच्छी तरह से शूट किया है। और ये बताइए कि आपने डुप्लीकेट कोई लिया बाबर शरीफ के लिए, या ये सारी फाइटिंग सीन वो खुद ही? नहीं, ये आपने जो देखी फाइट, इसमें आप चाहे रिप्ले कर लें और ये हम पॉइंट आउट करें कहाँ डुप्लीकेट है। कहीं डुप्लीकेट नहीं है, सारा ओरिजिनल काम है। और उसमें खूबी है कि इट इज ऑल इन मिड एंड क्लोज वर्क। अगर लॉन्ग में ज्यादा हम जाते तो आपको डाउट भी हो सकता है कि शायद छुपा छुपू के जो नहीं, ये मैं इसलिए पूछना चाह रही हूँ क्योंकि बहुत जमकर फाइट कर रहे हैं, तो क्या सब ओरिजिनल शॉट्स हैं, नो डुप्लीकेट वर्क इन दैट। तो आप अपने कैमरामैनशिप में क्या डायरेक्टिंग, सबसे ज्यादा कौन सा आपको काम पसंद है?
कैमरे के पीछे या डायरेक्टिंग? डायरेक्टर भी कैमरे के पीछे होता है, मगर अगर इफ यू आर अ डायरेक्टर एंड अ कैमरामैन बोथ, नथिंग लाइक दैट। उससे अच्छा आपको कभी जो है जो आप सोच रहे हैं आप वही ले रहे हैं, और कोई जब दूसरा कैमरामैन होगा आपका, आप डायरेक्ट तो कर रहे हैं, वही डायरेक्शन होगी आपकी, बट एट टाइम्स आपको वो फ्रेमिंग या वो कैमरा जब मूव कर रहा है वो टाइमिंग उसकी जो उतनी प्रॉपर नहीं आ रही जब दूसरा कर रहा हो। इफ यू आर डूइंग इट योरसेल्फ देन यू गेट एग्जैक्टली व्हाट यू रिक्वायर, उसमें फर्क नहीं आएगा। मोहम्मद साहब, अक्सर यही कहा जाता है कि पाकिस्तान की फिल्मों का स्टैंडर्ड इतना हाई नहीं है जितना कि वहाँ की टेलीविजन सीरियल्स या टेलीविजन ड्रामास हैं। एक डायरेक्टर की हैसियत से आप इसका क्या जवाब देंगे? एक्चुअली पर्सन टू पर्सन ये बात वेरी करती है। यू कांट से कि भाई पूरी फिल्म इंडस्ट्री के लिए ये बात लागू आएगी। फॉर मी इट्स नॉट दैट। तो इसलिए अगर किसी और के लिए ये बात सूटेबल है, उस पर लागू आती है, तो आई कांट आंसर दैट। हमारे लिए ठीक है, आई डू समथिंग which appeals the audience and its quality is there still। आपके कहने का ये मतलब है कि अगर सब डायरेक्टर्स आप जैसे हों तो फिल्म इंडस्ट्री और भी ज्यादा ऊपर जाए? नहीं, कमजोर या मजबूत हर जगह ही होते हैं। नहीं, इसका ये भी कहते हैं कि लो बजट पे फिल्में बनती हैं, ये वजह है। नहीं, अब आपका इशारा मेरे ख्याल में इंडियन फिल्म्स की तरफ है, तो उनके साथ हमारा कोई मुकाबला नहीं, इंडियन फिल्म्स नहीं, वैसे भी मतलब आप ही के वहाँ से और भी डायरेक्टर्स से हमारी बात हुई है या ड्रामा आर्टिस्ट के साथ बात हुई है, एक्टर एक्ट्रेसेस से बात हुई है, तो सबने यही कहा है कि जहाँ हमारा टेलीविजन बहुत जोरदार है या टेलीविजन सीरियल्स बहुत अच्छे बनते हैं, फिल्में इतनी अच्छी नहीं बनती हैं। ये मैं किसी से कंपैरिजन नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ यही बात आपसे जानना चाहती हूँ कि आप सरकारी एक सरकारी इदारा है जी, वहाँ से जो एक्सपेरिमेंटेशन या जो भी आप कहें, तो दे आर नॉट इन अ रिस्क। हम अगर कोई काम करेंगे वो रिस्क वाला काम होगा तो वो हमें नहीं सूट करता, बिकॉज वी आर कमर्शियल पीपल, वी कांट अफोर्ड टू लूज मनी। तो उनकी भी जो क्वालिटी है वो हर ड्रामे की क्वालिटी वैसी नहीं होती कि आप कहें कि जी हर ड्रामा ऐसा है कि वो उन्होंने अपना एक आला मकाम हासिल किया हुआ, नॉट दैट फ्यू वंस। इसी तरह हमारी फिल्में भी कुछ ऐसी जरूर निकलती हैं, वो तो हर एक जगह होते हैं, सक्सेस एंड फेलियर इज देयर ऑलवेज। आपने कभी सोचा जान साहब के या तो आर्ट फिल्म करें, आर्टिस्टिक फिल्म करें, या तो फिर कभी टेलीविजन ड्रामे की तरफ जाएं? नहीं, फिल्में तो मैंने आर्टिस्टिक कभी नहीं बनाई, ना हमारे मुल्क में बनती हैं आर्टिस्टिक फिल्में, ना उनकी गुंजाइश है। कमर्शियल फिल्म्स की गुंजाइश है, वही मैं बनाता हूँ। और अगर सीरियल वगैरह कभी इत्तेफाक हुआ कि बहुत अच्छा स्क्रिप्ट हाथ लगे तो आई डोंट माइंड डूइंग अ सीरियल। जान मोहम्मद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। अब हमें आपकी जो आखिरी फिल्म अभी रिलीज हुई है सबके बाप, उसका इंतजार रहेगा कि वो कब टेलीविजन पर हम भी देख पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। और आपसे इजाज़त लेते हैं। वो फिल्म जो थी हांगकांग के शोले जी, वहाँ से एक गाना सुनते हैं। वो धमाल ट्यून के ऊपर है वो गाना, और ऑल ओवर द वर्ल्ड लोगों ने ये ट्यून भी जरूर सुनी होगी और वो गाना भी देख लें लोग। जरूर, बहुत बहुत शुक्रिया।